गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 5, जो कि हमारे क्लास 11 12 एंड साथ में नीट एंड जिपमर के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड साथ में यदि IIT जी एडवांस जी मैन लेवल पर जाएं तो उसमें भी इम्पोर्टेंट माने जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर नंबर 5 को। लेक्चर नंबर 5 से पहले हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी एंड न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा। तो जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और उसका नेम स्टोनी ने किया था। तो जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल है, यानी कि मॉडल्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। जो जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, बोहर मॉडल दिया था, बोहर नील्स बोहर ने, एंड साथ में जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर जानने वाले हैं। हालांकि इसके अंदर रदरफोर्ड के मॉडल तक ही हम देखेंगे। नील्स बोहर का जो मॉडल है वो हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, थॉमसन्स का जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये ध्यान दीजिए कि थॉमसन ने किसकी खोज कर डाली थी इस मॉडल के थ्रू। थॉमसन ने एटम के बारे में थोड़ा सा बताया था, हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल से हुई और थॉमसन ने कर दी। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। और तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है एंड नेग्लिजिबल मास पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, या फिर इसे मासलेस पार्टिकल्स भी कहते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन का नेम दिया गया था वो स्टोनी के द्वारा दिया गया था। ये तो हमें पता चल चुका है। लेक्चर नंबर 4 तक आपने यदि देखा होगा तो आप सभी को पता होगा, और नहीं देखा होगा तो आप सभी को नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ हमारे लेक्चर नंबर 1 2 3 एंड 4 जो हमने कंप्लीट करवा दिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, उन्हें भी देखते हुए आइए। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल में फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रखा है कि एटम वॉज सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वर एम्बेडेड लाइक सीड इन वाटरमेलन। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। वाटरमेलन को यदि हम देखें तो वाटरमेलन एक एटम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो सीड्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कि उसके चारों ओर हमें रेड पार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, एंड एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हेंस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिंपल सी बात है कि एटम के अंदर इक्वल नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसी कारण से यह इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यह न्यूट्रल अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको ठीक है ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो मतलब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आदि के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और ये एक बाहर से एटम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उन्होंने खोज किस प्रकार की थी। ठीक है, उन्होंने एक वाटरमेलन लिया था। इस प्रकार ऐसा मान के चलिए कि ये हमारे पास एक वाटरमेलन है। ठीक है ना, ऐसा मान लीजिए कि ये एक हमारे पास वाटरमेलन है, तरबूज है। ओके, और इस ये बाहर से सॉलिड है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि बाहर से आप पत्थर मारेंगे तो हालांकि थोड़ा सा खरोंच तो आएगा, लेकिन सॉलिड होता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है एंड साथ में सॉलिड भी है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, और इसको उन्होंने क्या कहा? एटम कहा। ठीक है ना, तो वाटरमेलन को उन्होंने एटम लाइक स्ट्रक्चर कहा, और इसके अंदर उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सीड्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है? सीड्स हैं। ठीक है ना, सीड्स को ही उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन का जो बीज पाए जा रहे थे, जो कि ब्राउन या ब्लैक रंग के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बताया उन्होंने। ठीक है ना, एंड साथ में जो इसके रेड पार्ट पाया जा रहा था, जो तरबूज के अंदर जो लाल भाग होता है, रेड पार्ट होता है, सीड्स के अलावा उन्हें क्या कहा? प्रोटॉन कहा। ठीक है ना, प्रोटॉन कहा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन है। ओके, ओके, तो उन्होंने प्रोटॉन कहा, और बाहर से ये पूरा एटम दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज कर डाली थी। और उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के इक्वल नंबर पाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही नंबर में है एंड प्रोटॉन भी उतने ही नंबर में है। इसी कारण से इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है ना, तो जो भी उन्होंने क्या कहा कि जो भी एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ओके, तो उन्होंने एटम के बारे में ये कहा, परंतु
ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया ये जो मॉडल था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि आज यदि हम बात करें तो आज हमें देखने को मिलता है कि बाहर तो ऑर्बिट पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऑर्बिट्स पाए जाते हैं और अंदर की साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है, परंतु उन्होंने क्या कहा कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा और इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आसानी से बिखरे हुए मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उनका जो मॉडल था वो फ्लॉप माना गया। ओके, हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे कि मैंने शायद पहले बताया होगा, नहीं बताया तो आप अभी देख लीजिए कि जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम को लें, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हालांकि मैंने शायद पहले बता दिया है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, न्यूट्रॉन आर अब्सेंट। ओके, न्यूट्रॉन इज अब्सेंट। ओके, तो इसमें न्यूट्रॉन अब्सेंट होता है और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ही इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात अभी ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देख ही लिया कि थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में क्या बताया गया था, ठीक है ना। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको कि एटम व सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, एटम जो स्फीयर होता है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन होगा, और ये वाटरमेलन में सीड्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, यानी कि जो बीज होते हैं उनके रूप में ये पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हेंस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिंपल सी बात है कि एटम के अंदर इक्वल नंबर में समान मात्रा में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पाए जाएंगे, इसी कारण से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी कि ये किसी भी चार्ज की तरफ अट्रैक्शन तो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि यदि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज आ जाए या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये अट्रैक्शन शो नहीं करता है, ठीक है ना, या रिपल्सन फोर्स भी ये शो नहीं करता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट में, यानी कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज कर डाली थी, ठीक है ना, ये सभी आपको पता होगा। एंड प्रोटॉन का नेम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था, हालांकि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यूजिन गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। ओके, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने क्या किया इसके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम जानेंगे एंड देखते हैं। ओके, तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लेड स्ट्रक्चर होता है, लेड सील्ड होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, लेड से बना हुआ एक कोई भी मैटर है और इसके अंदर छोटा सा छेद कर दिया गया है। ओके, होल कर दिया गया है, और इस होल के अंदर क्या भरा हुआ है, मतलब इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर है अल्फा पार्टिकल्स। ओके, क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स किसके सेम टू सेम होते हैं? हीलियम के, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता हो चुकी होंगी, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में +2 चार्ज पाया जाता है और 4 AMU इसका मास होता है। ऐसे ही इसमें भी 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं हीलियम में भी, एंड इसका भी 4 AMU मास होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेम टू सेम हीलियम की तरफ पाया जाता है, हीलियम एटम की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें अल्फा पार्टिकल्स भर दिए। ओके, अब इसके सामने क्या है, एक मतलब थिन मेटल शीट है, ठीक है ना, जो गोल्ड की बनी हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब गोल्ड का एक थिन शीट है, थिन मेटल शीट है। ओके, जो कि 0.0004 सेंटीमीटर का है। ओके, इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 0.0004 सेंटीमीटर आता है। ओके, एंड इसके पीछे की साइड फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दी गई है, यानी कि इसमें जब आप कोई भी पार्टिकल्स डालेंगे तो सिंपल सी बात है वो किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, तो ये हम फ्लोरेसेंस स्क्रीन के थ्रू पता लगा पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इसमें एक चमक उत्पन्न होगी, एक लाइट उत्पन्न होगी जो कि हमारे को दृश्य होगी, यानी कि विजिबल होती है, इसके कारण हम पता लगा पाते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, अब हम बताते हैं उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया। तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने क्या किया कि बहुत ही मतलब अल्फा पार्टिकल्स ले लिए इसके, मतलब लेड शील्ड के अंदर अल्फा पार्टिकल्स ले लिए, और लेड शील्ड के अंदर जब अल्फा पार्टिकल्स लिया तो उसका बम्बार्टमेंट किया, ठीक है ना। उसका बम्बार्टमेंट किसके ऊपर किया? एक गोल्ड मेटल शीट के ऊपर, ठीक है ना। जब बम्बार्टमेंट किया तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि गोल्ड मेटल शीट के अंदर क्या है, कई सारे एटम्स मौजूद होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का मैटर है और मैटर के अंदर कई सारे एटम पाए जाते हैं, ये सभी आपको पता होगा, क्योंकि मैटर के अंदर ही एटम देखने को मिलेंगे और एटम के अंदर क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक बार और बोल देता हूँ मैं,
कि जो हमारे पास गोल्ड मेटल शीट है वो क्या है, मैटर है, और मैटर के अंदर एटम देखने को मिलते हैं, और एटम के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इतनी चीजें आप जानते होंगे, ठीक है ना। जब गोल्ड शीट के अंदर बम्बार्टमेंट किया तो इसके अंदर कई सारे एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जब बम्बार्टमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स का, तो कई सारे अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं, यानी कि सीधे निकल जाते हैं। और कई अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, अपनी दिशा से हट जाते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। और कई सारे अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा होता है जो कि टर्न बैक हो जाता है। सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन से आया था वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाता है, यानी कि इस डायरेक्शन चल रहा है तो वापस ही इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको टर्न बैक कहते हैं। और 10,000 में से 1 पार्टिकल ऐसा था जो कि टर्न बैक होता था, ठीक है ना। इतनी बात आप ध्यान में रखिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बार और मैं बताता हूँ, वैसे तो बता ही दिया मैंने, कि जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट किया तो उसमें से कई सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते थे स्ट्रेट लाइन के अंदर, और कई सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्कैटर्ड हो जाते थे या फिर डिफ्लेक्ट हो जाते थे अपनी डायरेक्शन से। एंड 10,000 में से 1 पार्टिकल ऐसा था जो कि टर्न बैक हो जाता था, ठीक है ना, मतलब वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाता था। और इसका हम पता कैसे लगा पाते थे, फ्लोरेसेंस स्क्रीन के थ्रू, ठीक है ना। इसमें चमक उत्पन्न होती थी जिसके थ्रू हम पता लगा पाते थे। ओके, तो ये चीज़ उन्होंने इसके अंदर देखी। हालांकि अब ये चीज़ कैसे मतलब इसका ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसके हम कंक्लूजन के अंदर जाएंगे, जिसके अंदर देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि वेरी थिन मेटल शीट ऑफ गोल्ड 0.0004 सेंटीमीटर वाज बम्बार्डेड बाई अल्फा पार्टिकल। सिंपल सी बात है, गोल्ड शीट के ऊपर हमने, जो कि बिल्कुल थिन थी, तो थिन मेटल मेटल शीट थी, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। और अल्फा पार्टिकल्स, जैसे कि हम सभी को पता है कि अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के बिल्कुल समान होता है, ठीक है ना, हीलियम एटम के बिल्कुल समान होता है। और इसके ऊपर 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि 2 यूनिट इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। सिंपल सी बात है, इसका मास होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है ना, नीचे क्या देख सकते हैं, एक चित्र डायग्राम सा हल्का सा बनाया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। यहाँ पे ये एक मैं अलग से यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे इस प्रकार ये एटम है, ठीक है ना, कोई भी मैटर ले लीजिए या फिर एटम ले लीजिए, ठीक है ना। और इसमें से कई सारे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं, सीधी लाइन में निकल जाते हैं, इसमें बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिए क्योंकि न्यूक्लियस बीच में रहता है, ठीक है ना। आज तो हम सभी जानते हैं, पहले उस टाइम कोई नहीं जानता था, ठीक है ना। तो और इसमें से ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जो स्कैटर्ड हो जाते हैं, कई सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो स्कैटर्ड हो जाते हैं, और कई सारे स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं। परंतु कुछ ऐसा पार्टिकल्स होता है जो कि स्ट्रेट लाइन में ना जाकर और ना ही स्कैटर्ड होकर वापस अपनी दिशा में आ जाता है, यानी कि टर्न बैक हो जाता है, ठीक है ना, टर्न बैक हो जाता है। ओके, इतनी बात आप ध्यान में रखिए। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, अब इसका कंक्लूजन भी उन्होंने दिया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स वुड राइट थ्रू द फॉइल, पन्नी में से कई सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते थे सीधे, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में। सेकंड पॉइंट में बताया गया सम अल्फा पार्टिकल्स वर गेट डिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड। सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि स्कैटर्ड हो जाते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे। एंड थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स टर्न बैक, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो कि टर्न बैक होते थे, लगभग 10,000 में से 1 पार्टिकल्स ऐसा था जो कि टर्न बैक होता था। ओके, अब इसका कंक्लूजन क्या दिया, अब जैसे कि मैं इसका एक कंक्लूजन, एक सिंपल सा कंक्लूजन दे सकता हूँ। तो इसका कंक्लूजन आप देखिए यहाँ पे कि एटम होता है हमारे पास, ठीक है ना, एटम है, और इसके बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इसके चारों ओर ऑर्बिट के अंदर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, ठीक है ना। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात भी आप ध्यान रखिए कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ओके, ओके, तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं पाया जाता, ठीक है ना। न्यूट्रॉन में चार्जलेस पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जैसे कि हम सभी जानते हैं। एंड प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी कारण से इसी कारण से न्यूक्लियस का भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इसी कारण से न्यूक्लियस का भी पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन
के अंदर ही उसमें चार्ज पाया जा रहा है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं पाया जा रहा है एंड प्रोटॉन में चार्ज पाया जाता है। सिंपल सी बात है, जिसका चार्ज उसके अंदर पाया जा रहा है तो उसी का चार्ज शो करेगा, वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन में ही चार्ज पाया जाता है, इसी कारण से न्यूक्लियस में भी जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इसी कारण से न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये हमारा एटम है और इसके बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब जैसे इसमें अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्टमेंट किया जाता है तो कई सारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं और कई सारे अल्फा पार्टिकल जो कि स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, स्कैटर्ड हो जाएंगे। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो टर्न बैक हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपनी दिशा में से जिस डायरेक्शन में आए थे उस डायरेक्शन में वापस लौट आते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि स्ट्रेट लाइन में क्यों निकल जाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली जगह पाई जा रही है, स्पेस पाया जा रहा है, काफी सारा स्पेस पाया जाता है हमें, ठीक है ना। यहाँ पे एटम के अंदर काफी सारा स्पेस पाया जा रहा है। अब ये स्पेस क्यों पाया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पूरा एटम का जो मास होता है वो न्यूक्लियस के पास ही रहता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के पास ही पूरा मास होता है। 99.97% मास ऑफ न्यूक्लियस किसके पास पाया जाता है, न्यूक्लियस का मास पाया जाता है, सिंपल सी बात है। तो एटम का जितना भी मास होता है वो न्यूक्लियस का ही मास होता है, ओके। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो सिंपल सी बात है, कई सारी इसमें स्पेस जगह पाई जा रही है, यानी कि स्पेसेज पाए जा रहे हैं। सिंपल सी बात है कि खाली जगह देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, इसी कारण से कई सारे अल्फा पार्टिकल्स इसमें से स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड हो जाते हैं। वो स्कैटर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि अल्फा पार्टिकल्स के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। और जब कोई पॉजिटिव चार्ज आपस में पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में नज़दीक आते हैं तो वो रिपल्सन शो करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, उसमें रिपल्सन फोर्स लगता है जिसके कारण वो रिपल्सन शो करते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखिए। या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बात कर लीजिए तो इसमें भी रिपल्सन फोर्स ही पाया जाएगा। कोई भी सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है एंड अनसेम्ड चार्ज यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इतनी बातें आप ध्यान में रखिए, ओके। तो सिंपल सी बात है, हमें अल्फा पार्टिकल्स के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है एंड न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। इसी कारण से उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, उसमें लगेगा रिपल्सन फोर्स, ठीक है ना। अब जब कोई भी अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो उसमें रिपल्सन फोर्स लगता है, इसी कारण से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी पॉजिटिव चार्ज यानी कि अल्फा पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि अल्फा पार्टिकल्स कोई भी न्यूक्लियस के पास आता है तो वो डिफ्लेक्ट इसी कारण से होता है, क्योंकि उसके अंदर रिपल्सन फोर्स लगता है, ठीक है ना। इसी कारण से वो डिफ्लेक्ट होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एक दीवार लीजिए, वॉल लीजिए और उस वॉल के ऊपर एक बॉल मारी है, ठीक है ना। हमने बॉल मारी इसके अंदर, ठीक है ना, बॉल थ्रो की। तो सिंपल सी बात है, जब आप बॉल फेंकते हैं तो वो आपकी तरफ ही लौट के आएगा। क्यों आता है, क्योंकि वो जो वॉल है, ठीक है ना, जो वॉल है वो सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड है, सारा मास उस वॉल के अंदर है, ठीक है ना। इसी कारण से वो आपकी तरफ ही वापस फेंक देगा। हालांकि जब आप इसके बिल्कुल साइड में मारेंगे तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है ना, दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। जब इसमें बिल्कुल किनारे की ओर मारेंगे, साइड में मारेंगे, ठीक है ना, तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। वैसे ही हमारे एटम के अंदर भी देखने को मिलता है कि हमने जब दूर से देखा, न्यूक्लियस के काफ़ी दूर से देखा तो वो स्ट्रेट लाइन में चली गई, सीधी लाइन में चली गई। जब न्यूक्लियस के थोड़े नज़दीक आई, नियर आई, पास में आई, तो उसमें स्कैटर मतलब रिपल्सन फोर्स लगा जिसके कारण वो स्कैटर्ड हो गई या फिर डिफ्लेक्ट हो गई, ओके। परंतु जब वो न्यूक्लियस के ऊपर ही आती है, ठीक है ना, कोई भी अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस के पास में ना आकर उसके बिल्कुल उसके ऊपर ही आता है, यानी कि सिंपल सी बात है, उससे अटैच होता है। तो जब उसमें टकराता है, न्यूक्लियस से टकराता है, तो वो सिंपल सी बात है कि उसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है। इसी कारण से ये सारा मतलब इसमें रिपल्सन फोर्स लग जाता है और इसी के कारण से ये मतलब अपनी दिशा में वापस आ जाता है। और जैसे कि हमने बताया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है
वो एटम का 99.97% भार लिए हुए होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि एटम का जो मास पाया जाएगा वो 100% पाया जाएगा, तो 100% में से 99.97% किसका होता है, ओनली ऑन न्यूक्लियस का होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का होता है, ओके। तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। जब इसमें अल्फा पार्टिकल्स आएंगे तो टर्न बैक अपने आप ही होंगे, ठीक है ना। जब अल्फा पार्टिकल्स इससे टकराएगा तो जब इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स क्योंकि ये सॉलिड है तो सिंपल सी बात है कि वापस अपनी दिशा में ही जाएगा ये, ओके। तो अभी कंक्लूजन देखते हैं हम। वैसे तो हमने बता ही दिया है, नहीं समझ में आया तो इसको हम अच्छी तरह से कंक्लूजन के थ्रू देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया कि बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम। सिंपल सी बात है, एटम के बीच में काफी स्पेस पाया जाता है, एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, और इसी कारण से जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्ट्रेट लाइन में निकल जाते थे, सीधी लाइन में निकल जाते थे। उसका कारण क्या था, क्योंकि उसके अंदर काफी जगह पाई जाती है, एटम के अंदर बीच में काफी खाली जगह पाई जाती है, एम्प्टी स्पेस पाया जाता है एटम के अंदर की साइड। इसी कारण से वहाँ पे कई सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं, सीधी लाइन में निकल जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो कि हमारा था कि कई सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्कैटर्ड हो जाते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे। अब वो स्कैटर्ड या फिर डिफ्लेक्ट क्यों होते थे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट डीप इनसाइड द एटम विच रिपल्सन चार्ज अल्फा पार्टिकल। सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास कई सारे अल्फा पार्टिकल जो कि स्कैटर्ड या फिर डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि हम जानते हैं कि एटम का जो 99.97% वाला जो मास है वो न्यूक्लियस का होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का होता है, और न्यूक्लियस जो कि इसके बिल्कुल डीप में पाया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। जब उसमें उसके नज़दीक आता है वो, तो उसमें रिपल्सन फोर्स लगता है, अल्फा पार्टिकल्स में रिपल्सन फोर्स लगता है, इसके कारण वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या फिर स्कैटर्ड हो जाते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया कि ऑल द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द सॉलिड मास देन इट विल बी टर्न बैक। सिंपल सी बात है कि एटम जो कि सॉलिड मास की तरह बिहेव करता है क्योंकि सारा मास उसके अंदर ही पाया जाता है। 100% में से 99.97% मास किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है एटम के अंदर, ठीक है ना। इसी कारण से पूरा मास किसके अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है। तो 10,000 में से वन पार्टिकल जो कि टर्न बैक हो जाता था अपनी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, वो इसीलिए होता था क्योंकि जब वो सॉलिड को हिट करेगा, सॉलिड मास पे जब हिट करेगा तो वो वापस अपनी दिशा में आएगा ही आएगा। जब आप बॉल को वॉल के ऊपर फेंकते हैं, दीवार के ऊपर फेंकते हैं, तो सिंपल सी बात है वो अपने उसके अंदर वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। जो दीवार है वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगी क्योंकि उसके अंदर ही सारा मास पाया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है जब आप उसके ऊपर बॉल फेंकते हैं तो वो आपकी तरफ ही लौट के आएगी। तो सिंपल सी बात है ऐसे ही हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स को जब एटम के ऊपर फेंकेंगे तो एटम सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो आपकी तरफ ही लौट के आएगी, वापस सेम डायरेक्शन में लौट के आएगी क्योंकि उसमें रिपल्सन फोर्स लगता है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, ओके। तो सिंपल सी बात है ये आप समझ गए होंगे कि ऑल द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। सेंटर में हमारा एटम का पूरा मास पाया जाता है व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द सॉलिड मास। जब अल्फा पार्टिकल सॉलिड मास पे स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो टर्न बैक हो जाते हैं, इट विल बी टर्न बैक, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने बता भी दिया है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पार्ट ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ द ऑल एंटायर मास, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज होता है वो कौन किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, जो कि सेंटर में पाया जाता है। एटम का बिल्कुल सेंटर पार्ट कौन सा होता है, एटम की बात करें तो इसमें सेंटर पार्ट कौन सा होएगा, न्यूक्लियस होएगा। और इसी न्यूक्लियस के अंदर 99.97% मास पाया जाएगा। इसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि अदर ऑर्बिट में यानी कि इसके चारों ओर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, उसका उसका कितना मास होएगा, 0.03%। तो इस प्रकार यदि इनका पूरा जोड़ लिया जाए 99.97% एंड 0.03% को, तो 100% मास किसका हो जाता है, एटम का हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है उस 100% एटम के मास में से 99.97% मास किसके पास होता है, ओनली न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज लिए हुए होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसी कारण से वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पार्टिकल ऑफ द एटम
कंसिस्ट ऑफ ऑल एंटायर मास, वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसके पास 99.97% मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का मास कितना होता है? 99.97% होता है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर present in the extra nuclear space was first time confirmed by रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। जो हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ये किसने कंफर्म कर दिया था? फर्स्ट टाइम में ही रदरफोर्ड ने ही कंफर्म कर दिया था न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है ना। रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू उन्होंने कंफर्म कर दिया था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया गया है, रेडियस ऑफ एटम बताया गया है एंड वॉल्यूम बताया गया है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कैसे निकालें, क्योंकि कई बार इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं और हमने थोड़े बहुत दिए भी हैं, तो आपको करना है सॉल्व उसे। तो वो आपके घर के लिए हमने दिया है, ठीक है ना, तो उसको घर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है और उसे हम कल आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है ना। वैसे तो इसमें सॉल्व करा हुआ है तो वो आपको दिखला देंगे, और कैसे सॉल्व हुआ तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये हम कल बताएंगे। ओके, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻12 टू 10⁻14 सॉरी 13 सेंटीमीटर। ओके, और 10⁻14 टू 10⁻15 मीटर। ओके, इतनी बात आप ध्यान में रखिए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? 10⁻12 सेंटीमीटर से 10⁻13 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 10⁻13 सेंटीमीटर हो सकता है और मिनिमम 10⁻12 सेंटीमीटर हो सकता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और मीटर में जब इसे कन्वर्ट किया जाता है तो मीटर में 10⁻14 क्योंकि 100 से डिवाइड किया जाएगा, और जब 100 से डिवाइड किया जाता है तो कितना आएगा? 10⁻14 मीटर, जो कि मिनिमम होता है, और इससे 10⁻15 तक मैक्सिमम मीटर पाया जाता है, जो कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो 10⁻15 मीटर जो कि मैक्सिमम रेडियस होता है, और मिनिमम रेडियस कितना होता है न्यूक्लियस का? 10⁻14 मीटर। मीटर में हमने चेंज कर दिया इसे, ठीक है ना। और यदि हम बात करें रेडियस ऑफ एटम की, तो रेडियस ऑफ एटम का कितना मतलब कितना पाया जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि 10⁸ जो कि सेंटीमीटर के अंदर होता है, और यदि हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 मीटर आ जाता है। तो ये हमारा रेडियस ऑफ एटम होता है। इनके जो डाटा हैं वो आपको कैलकुलेट नहीं करने की ज़रूरत है, बल्कि आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप इसे याद करिए क्योंकि ये हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे इसका काम लिया जाता है, उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये डाटा याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है ना। एंड यदि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आर रेडियस का जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो आर इज इक्वल टू आर नोट बाई सॉरी आर नोट इंटू ए होता है, और जहाँ पे ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास होता है और आर का मान होता है 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, रेडियस ज्ञात करने का फॉर्मूला आर नोट और ए, और यहाँ पे ए से क्या होता है? एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। ओके, एटॉमिक मास होता है ए से, और यहाँ पे आर का मान कितना होता है? 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इतना ध्यान में आप रखिएगा। तो इस रेडियस कैलकुलेट की जाती है, हालांकि हमें कैलकुलेट नहीं करना है, जब आप कॉलेज में जाएंगे जब वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस हमने बता दिया है, रेडियस ऑफ एटम हमने बता दिया है। अब आपके लिए क्वेश्चंस लाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स एटम इज लार्ज देन न्यूक्लियस, यानी कि जो एटम होता है वो कितने गुना बड़ा होता है न्यूक्लियस से, ठीक है ना। ये आपको बताया गया, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 10⁻15, ठीक है ना। आंसर आएगा 10⁻15, यानी कि सिंपल सी बात है, यदि आप एक क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है वो लें और उसके बीचों बीच में आप एक बॉल को धर दें, तो बॉल जब आप रख देते हैं तो सिंपल सी बात है वो बॉल आपका क्या होता है? न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, और जो आपका ये ग्राउंड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक एटम की तरह बिहेव करेगा। तो इतना बड़ा एक एटम
ले सकते हैं। एक बॉल को जब आप न्यूक्लियस मानते हैं तो आपका एटम कितना बड़ा होगा, एक मैच के जो ग्राउंड होता है, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है उतना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। तो एटम बिल्कुल जब हम देखते हैं तो काफी छोटा दिखता है लेकिन इतना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टाइम्स एटम इज लार्ज देन न्यूक्लियस, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो आप इसे कैलकुलेट करिएगा घर पे, हालांकि कल हम बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालें। सिंपल सी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास किसी भी एटम का आप रख सकते हैं, ठीक है ना। एटम का मास आप किसी भी एटम का रख सकते हैं और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता है। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻³ सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है कि हमें हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन एटम की डेंसिटी ज्ञात करनी है जिसका रेडियस होता है 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस इतना दे रखा है। और हाइड्रोजन एटम का मास आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम में ओनली प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोटॉन का मास लेंगे, ओके। तो हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन का मास लेते हैं और रेडियस आपको बता ही दिया गया है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और कैलकुलेट करना है, हालांकि हम कल बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, जिसमें हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को शेयर करेंगे एंड साथ में रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उसके बारे में जानेंगे। हालांकि यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स और बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बने रहिए हमारे साथ।